Hello students, this is Sunil sir from Sardana Tutorials. Welcome to all my students. लास्ट में हम लोग जो डिस्कशन कर चुके हैं उस पेपर का नाम था एसएससी CHSL 2019 का पेपर था जो कि 1 जुलाई को कंडक्ट हुआ था। आज हम लोग फिर से पेपर डिस्कस कर रहे हैं और ये जो पेपर है एसएससी CHSL है 2019 का ही है और इसका जो एग्जाम डेट है ये बच्चों है 2 जुलाई 2019 फर्स्ट शिफ्ट क्लियर है। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट जो पेपर एक डिस्कस किया, बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन उसका डिस्कस किया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम लोग यहाँ पर इसको भी डिस्कस करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। वेल डन, बहुत बढ़िया। देखिए पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ही आ गया। पढ़िए क्वेश्चन क्या है। इफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल 0 वेयर theta is more than to 0 degree but less than to 90 degree, then what is the value of 4 cos 6 theta plus cot theta। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जरा इसमें जो कंडीशन दी है पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए ये जो कंडीशन है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दिया है 0 डिग्री इज लेस देन टू थीटा इज लेस देन टू 90 डिग्री। इट मीन्स होता है बच्चों कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से ज़्यादा है बट 90 डिग्री से कम है। मीन्स थीटा की जो वैल्यू है 0 से 90 डिग्री के बीच में है और 0 से 90 डिग्री के बीच में सीधा सा मतलब है ये एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल, न्यून कोण है, ठीक है ना। मीन्स जो थीटा की वैल्यू होगी वो न्यून कोण के रूप में होगी, एक्यूट एंगल के रूप में होगी। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। देखिए क्या दिया है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल 0, प्लस 2 इक्वल 0। चले एक काम करते हैं, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी जरा सोचिए। यहाँ पर कॉस स्क्वायर भी आ रहा है, साइन स्क्वायर भी आ रहा है, फिर आगे कॉस भी आ रहा है। एक काम करते हैं, हमें पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को किसी एक फॉर्म में लाना पड़ेगा। जब एक फॉर्म में लाएंगे तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनेगा तभी थीटा की वैल्यू आएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहला काम जो करना है वो क्या करना है, किसी एक फॉर्मेट पर लाना है। तो जहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा एज इट इज प्लस 2 इक्वल 0। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल 0। अब इसको सेट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा ये है, कॉस स्क्वायर थीटा ये है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट। माइनस 3 कॉस थीटा, माइनस 3 कॉस थीटा, फिर ये न्यूमेरिकल जो वैल्यू दी है -1 और +2, तो -1 एंड +2 बच्चों सेट करेंगे तो क्या आएगा, +1 इक्वल क्या हो गया, 0। अब आप देखिए ध्यान से देखो, पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉस में आ चुका है और यही सब करने के लिए हमने इतना सब कुछ किया था जिससे कि सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो सेम पैटर्न पर आ जाएं, जिससे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 1 जा 2, 2 के ऐसे फैक्टर्स करने की बीच वाली नंबर मीन्स 3 आ जाए। तो 2 1 जा 2 होता है, 2 और 1 3 होता है, तो इट मीन्स इसको हम लिख पाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1
इक्वल 0। देखिए जहां पर -3 cos थीटा लिखा था वहां पर बच्चों ने क्या लिख दिया, -2 cos थीटा माइनस cos थीटा, -2 cos थीटा माइनस cos थीटा, ऑब्वियसली -3 cos थीटा हो गया। अब एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है। इस पेयर में देखिए क्या कॉमन है बच्चों, इस पेयर में कॉमन है 2 cos थीटा कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा cos थीटा -1। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या कॉमन हो जाएगा 1, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 तो कॉमन होता ही होता है, तो 1 कॉमन हो गया, cos थीटा एंड प्लस माइनस माइनस बन जाएगा इक्वल 0। अब ध्यान से देखिए पूरे में क्या है, cos थीटा -1 यहाँ पर आ रहा है, cos थीटा -1 यहाँ पर आ रहा है, मीन्स cos थीटा -1 कॉमन है। तो फाइनली cos थीटा -1 कॉमन कर लेंगे, cos थीटा -1 जब कॉमन कर लेंगे तो इधर क्या बचेगा 2 cos थीटा, ये cos लिखा है, 2 cos थीटा -1 इक्वल क्या हो गया बच्चों 0। अब आइदर दिस इक्वल 0 आइदर दिस इक्वल, या तो ये इक्वल 0 होगा या तो ये इक्वल 0 होगा। तो आइदर यहां पर लिख लेते हैं, आइदर cos थीटा -1 इक्वल 0, cos थीटा -1 इक्वल 0। तो यहाँ पर cos थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 1, और cos में 1 वैल्यू किसकी होती 0 डिग्री की, मीन्स cos 0 डिग्री आ गया, और cos 0 डिग्री आ गया, इट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 0 डिग्री, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कंडीशन में बोला गया था, देखिए साफ साफ बोला गया था कि जो थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री से क्या है ज़्यादा है, यहाँ पर एग्जैक्टली 0 आ रहा है, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन बचता है, इसको लेकर सॉल्व करते हैं। आइदर 2 cos थीटा -1 0, 2 cos थीटा -1 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 2 cos थीटा इक्वल 1, देन cos थीटा इक्वल 1/2। cos थीटा इक्वल क्या आ गया 1/2, और cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती cos 60 की। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, और ये एक्सेप्ट होगी। इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 0, थीटा इक्वल जो 0 डिग्री है इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं अनएडमिसिबल, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो क्या आ गई थीटा इक्वल 60 डिग्री। अब थीटा इक्वल 60 डिग्री आ गई तो हमसे पूछा क्या गया था, देखिए इधर हमसे पूछा गया था 4 cosec थीटा प्लस cot थीटा, 4 cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो ये 4 cosec थीटा प्लस cot थीटा, बस हमें वैल्यू रखनी है 60। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 इंटू cosec 60 प्लस 60 डिग्री प्लस cot 60 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा 4 इंटू cosec 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो cosec साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cot 60, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो cot 60 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 2 8 8 एंड 1 9, 9/√3, 9/√3, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3/√3। ये √3 से √3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल क्या आ जाएगा 3√3। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों क्या आएगा 3√3। और देखिए 3√3 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा बच्चों 3√3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। गॉट इट एवरीवन, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दी है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर 3√3 आया है। एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन दिया था रियल में वो क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2। तो सबसे पहले जो हमने काम किया, सबसे पहले वो क्या था कि पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को किसी एक टर्म में हमको लाना था। तो हमने क्या किया, जो साइन स्क्वायर थीटा था उसको हमने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह इसको लिखकर आगे सॉल्व किया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन जो था एक्सप्रेशन के फॉर्म में वो कॉस में आ चुका है, और यहाँ पर आकर ये क्या बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो थीटा की 2 वैल्यूज आती हैं, और वो 2 वैल्यूज कैसे आई, आइदर दिस इक्वल 0, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 0,
अनएडमिसिबल वैल्यू है इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट होगी, क्योंकि कंडीशन में क्या दिया था कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए बट 90 से कम होनी चाहिए, और यहाँ पर एग्जैक्टली 0 है, तो इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी कंडीशन थी 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल 0, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, और थीटा की वैल्यू जो 60 डिग्री आ गई इसको रखकर हमने सॉल्व किया, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया दैट इज द 3√3। तो ये था क्वेश्चन। चलिए अब बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और ये जो क्वेश्चन है अलजेब्रा का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ ए स्क्वायर प्लस 4b² प्लस 49c² प्लस 18 इक्वल ट्वाइस ऑफ 2b प्लस 28c माइनस a, देन द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 2b प्लस 7c। कह रहा है यदि a स्क्वायर प्लस 4b² प्लस 49c² प्लस 18 इक्वल क्या है ट्वाइस ऑफ 2b प्लस 28c माइनस a, तो 3a प्लस 2b प्लस 7c का मान कितना होगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है अलजेब्रा का। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए बच्चों क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस 4b², a स्क्वायर प्लस 4b² प्लस 49c² प्लस 49c² प्लस 18 इक्वल ट्वाइस ऑफ 2b। तो ट्वाइस ऑफ 2b करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे तो 2 2 जा 4b आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 28c का ट्वाइस करना है तो क्या आ जाएगा 28 2 जा 56c, 56c माइनस ए मीन्स 2a माइनस 2a, ये आ गया। एक काम करते हैं सभी को सेम साइड में कर लेते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, सेम साइड में जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 4b² प्लस 49c² प्लस 18 माइनस 4b माइनस 56c प्लस 2a इक्वल क्या आ जाएगा 0। क्लियर है। अब देखिए एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं a स्क्वायर 2a, और यहाँ से जो 18 है इससे 1 बाहर कर लेते हैं, तो इसको लिख देंगे हम लोग a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, एक साथ इसको लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाएगा। इसी तरीके से 4b² और इधर क्या आ रहे हैं 4b, इसको ले लेते हैं और 1 फिर से 18 से बाहर कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4b² माइनस 4b एंड प्लस 1, है ना। अब हमारा क्या बचा बच्चों 49c² प्लस 49c²। अब ध्यान देना इस 18 में से हम ये 1 ले चुके हैं, ये 1 ले चुके हैं, तो 18 में से 2 अगर माइनस कर देंगे तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा 16। इतना एक साथ आ गया। क्लियर है, सारी चीज़ें देखिए एडजस्ट हो गई ना। और इसके बाद हमारा एक चीज़ और बच रही है 56c माइनस 56c माइनस 56c, ये बच रहा है। क्लियर, तो अब इतना एक साथ आ गया। अब ये बच्चों देखो ये क्या लिखा है a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ये क्या है a प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है ना। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b² मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a भी होता है तो प्लस 2a, देखो वही चीज़ आ गई ना। प्लस ये क्या लिखा है, ये लिखा है बच्चों 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से अगर हम बात इसकी करें तो ये क्या लिखा है 7c प्लस 7c माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, 7c माइनस 4 का स्क्वायर, और ये सब इक्वल है 0 के। बच्चों अगर नंबर्स के स्क्वायर का सम यहाँ पर 0 आ रहा है, नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब अपने आप में ये नंबर्स क्या होंगे 0, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दिस इक्वल 0, दिस इक्वल 0 एंड दिस इक्वल 0। तो a प्लस 1 इक्वल 0, a प्लस 1 इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, a इक्वल आ जाएगा -1। इन द सेम वे बिल्कुल उसी तरीके से 2b माइनस 1 इक्वल 0 करेंगे तो 2b माइनस 1 इक्वल 0, तो यहाँ से 2b इक्वल 1 आ जाएगा, मीन्स b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। क्लियर है ना। बिल्कुल इसी तरीके से 7c माइनस 4 इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ से 7c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 7c इक्वल 4,
तो c की वैल्यू आ जाएगी 4/7। c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/7। और इस तरीके से बच्चों आप देखें हम लोगों के पास a, b और c तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो बता दो क्या पूछा गया। देन पूछा गया है 3a + 2b + 7c अब सभी की बस वैल्यू रखनी है। तो देखिए 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों -1, 3 इंटू -1 हो गया, प्लस 2b तो 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस 7c 7 इंटू 4/7। बस इसको सॉल्व करना है। तो 3 इंटू -1 करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा -3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 1, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 4 + 1 5, 5 - 3 दैट इज 2। तो आंसर क्या आ गया 2। और 2 देखिए किस ऑप्शन नंबर में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। देखा आपने किस तरीके, कितना बेहतरीन, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखिए जो हमारा रियल एक्सप्रेशन था a² + 4b² + 49c² + 18 इक्वल ट्वाइस ऑफ 2b + 28c - a। तो इधर हमने ब्रैकेट को खोला तो 2 × 2 = 4b + 28 × 2 = 56c - 2a आ गया। अब हमने सभी को सेम साइड में कर लिया। सभी को सेम साइड में करने के बाद हमने जो स्क्वायर फॉर्मेट में बन सकता था वो बनाने की कोशिश की। तो स्क्वायर फॉर्मेट में क्या बन सकता था, ये a² लिया था, इसके बाद इस 2a को साथ में लिया था, 1 की कमी पड़ रही थी, वो 1 हमने कहाँ से ले लिया था 18 से। बिल्कुल इसी तरीके से 4b² - 4b और 1 की कमी पड़ रही थी 18 से ले लिया और बाकी जितना भी कुछ बचा वो ऐसे लिख दिया। इसके बाद ये हमारा फॉर्मूला बन गया a² + 2a + 1 ये क्या बन चुका है a + 1 का होल स्क्वायर। 4b² - 4b + 1 हमारा क्या बन चुका है 2b - 1 का होल स्क्वायर। और ये हमारा बन चुका है 7c - 4 का होल स्क्वायर। और इन सभी नंबर्स के स्क्वायर का सम 0 है। ये बच्चों तभी पॉसिबल है जब इंडिविजुअली ये नंबर अपने आप में 0 होंगी, अदरवाइज ये पॉसिबल था ही नहीं। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि ये जो चीज़ है अपने आप में इक्वल 0 होगी। इट मीन्स a + 1 = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई -1। बिल्कुल इसी तरीके से 2b - 1 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2b = 1। तो यहाँ से फाइनल जो b की वैल्यू आएगी 1/2। इन द सेम वे बिल्कुल इसी तरीके से 7c - 4 = 0 किया तो 7c = 4। तो यहाँ से फाइनल जो वैल्यू आई सी की क्या आ गई 4/7। इस तरीके से जो वैल्यू आ गई a b c सभी की वैल्यूज आ चुकी। तो अब देखिए फाइनल हमको काउंट क्या करना था, क्या कैलकुलेट करना था 3a + 2b + 7c। तो 3a + 2b + 7c ये हमको काउंट करना था। हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, a b और c की सभी वैल्यू को यहाँ पर रखा। तो 3 × a की वैल्यू क्या आ रही थी -1, तो 3 × -1 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू 1/2 आ रही थी वो रखी, प्लस 7c तो 7 इंटू 4/7 क्योंकि c की वैल्यू क्या थी 4/7। और इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा -3 और ये 2 से 2 कैंसिल तो +1 और ये 7 से 7 कैंसिल 4 तो 4 1 5 5 - 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था 2 और 2 जो था वो ऑप्शन नंबर बी में था। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 2। तो ये था बच्चों क्वेश्चन। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। बहुत बढ़िया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 trains of same length are running on parallel tracks in the same direction at 54 km/h and 42 km/h respectively. The faster train passes the other train in 63 seconds. What is the length of each train? बहुत बढ़िया। देखिए ट्रेन के क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बच्चों कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो पहले से पता करनी है हमें। कुछ लोगों को पता होंगी, कुछ को नहीं भी पता होंगी। तो जिनको नहीं पता है वो ज़रूर ध्यान दें और जिनको पता है वो उससे भी ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। ये बहुत गड़बड़ करने वाली बात होती है। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो जल्दी से हम बता दे रहे हैं। जब भी 2 ट्रेन सेम ट्रैक पर मूव करती हैं, जब भी 2 ट्रेन, ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, जब भी 2 ट्रेन सेम ट्रैक पर मूव करती हैं तो 2 स्थितियां बनती हैं। सेम ट्रैक पर मूव करने का मतलब 2 स्थितियां कौन कौन सी बनेंगी, या तो वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी या अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन का मूवमेंट होता है, सेम डायरेक्शन का मूवमेंट होता है तो स्पीड का क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। सेम डायरेक्शन में स्पीड का क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। अभी सुन लीजिए, यहाँ पर हम लिख भी देंगे, सेम डायरेक्शन में स्पीड का क्या लेते हैं, डिफरेंस, जिसको हम रिलेटिव स्पीड भी बोलते हैं। आप
रिलेटिव स्पीड के नाम से भी दिमाग में रख सकते हैं, या रिलेटिव स्पीड के नाम से नहीं रखना चाहते तो बस इतना समझ लीजिए, अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड का हमेशा क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड का क्या करना है, सम करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी दो ट्रेन से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ध्यान दीजिए, जब भी दो ट्रेन से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो हमेशा दोनों ट्रेन की लेंथ को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इसमें कोई दूसरी कंडीशन नहीं है, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, हर हाल में ट्रेन की लेंथ को आपको ऐड करना ही करना है, ठीक है ना। तो चलिए हमने जो पॉइंट्स बताए हैं वो यहां पर हम लिख भी दे रहे हैं। सेम डायरेक्शन के मूवमेंट में क्या करना है, सेम डायरेक्शन का अगर मूवमेंट है तो इसमें स्पीड क्या होती है बच्चों, स्पीड क्या होगी, स्पीड का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। इस तरीके से आप नोट में लिख लीजिए। और अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, स्पीड का हमेशा क्या किया जाएगा, सम। नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया, जब भी दो ट्रेन से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, टू ट्रेन्स क्रॉसेस ईच अदर, टू ट्रेन्स क्रॉसेस ईच अदर, हमेशा ध्यान देना दोनों की लेंथ क्या होगी, ऐड, लेंथ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हमें इस क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए बोल रहा है दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर चल रही हैं, एक की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, और सेम डायरेक्शन का मूवमेंट है। देखिए सेम डायरेक्शन का मूवमेंट है, अभी हमने क्या बताया, सेम डायरेक्शन के मूवमेंट में स्पीड का क्या लेते हैं, डिफरेंस। तो यहां पर 54 किलोमीटर ये दिया है, 42 किलोमीटर पर आवर ये दिया है। 54 एंड 42 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्या आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। मीन्स यहां पर जो रिलेटिव स्पीड आएगी हमारी वो क्या आ जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर। क्या आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। और 12 किलोमीटर पर आवर आया, 12 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 12 इंटू 5/18। ये पॉइंट भी जरूर नोट कर लीजिए। कौन सा, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको क्या करना होता है, 5/18। इसका उल्टा, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उल्टा कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स के साथ साथ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, मीन्स 15/2 5 जा 10 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ट्रेन्स की जो रिलेटिव स्पीड आई है वो कितनी आ गई, 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद कह रहा है कि जो तेज चलने वाली ट्रेन थी, द फास्टर ट्रेन पासिस द अदर ट्रेन इन 63 सेकेंड्स। कह रहा है जो तेज चलने वाली ट्रेन थी ये दूसरी ट्रेन को 63 सेकेंड्स में क्रॉस कर रही है। तो टाइम आपको पता है 63 सेकेंड्स। और ये पॉइंट देखिए, अभी हमने क्या बताया, जब भी दो ट्रेन क्रॉस करती हैं एक दूसरे को तो उनकी लेंथ हमेशा ऐड होती है। लेंथ ही पूछी गई, लेंथ नहीं पता है तो लेंथ हमने लेट कर लिया, क्या थी, एक ट्रेन की लेंथ x थी तो दूसरे की भी लेंथ क्या हो जाएगी, x। मीन्स टोटल जो डिस्टेंस कवर करनी है वो कितनी कवर करनी है, 2x। तो 2x डिस्टेंस कवर करनी है किस स्पीड से, स्पीड क्या आ रही है, रिलेटिव 10/3 मीटर पर सेकेंड। इसको डिवाइड कर देंगे 10/3 से तो अपॉन का 3 बच्चों कहा जाएगा ऊपर, और ये जो टाइम गिवन है कितना है, 63। बस इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इस 2 से इसको डिवाइड किया तो 5 आ गया, और इस 3 से इसको डिवाइड किया तो 21 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 21 5 जा 105 मीटर, 105 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से 105 मीटर आपका किस ऑप्शन में दिया है, आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक एक चीज हमने यहाँ पर हर पॉइंट डिस्कस कर दिया गया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड टू ज्योमेट्री। Two concentric circles are of radius 15 centimeter and 9 centimeter. What is the length of the chord of the largest circle
विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है दो संकेंद्रित वृत्तों, यहाँ पर एक टर्म आ गया संकेंद्रित, कॉन्सेंट्रिक। सबसे पहले इसका समझ लीजिए मतलब क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक जो टर्म आ रहा है कॉन्सेंट्रिक या संकेंद्रित, इसका सीधा सा मतलब होता है दो सर्कल्स हैं जिनके सेंटर्स क्या हैं, सेम हैं। तो कोसेंट्रिक का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है, संकेंद्रित का मतलब क्या है, जिनके सेंटर्स क्या हैं, सेम हैं। क्लियर। और उनमें से जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या गिवन है, 9 सेंटीमीटर है। कह रहा है बड़े वृत्त की जो जीवा है उसकी लंबाई कितनी है जो छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा, मीन्स बड़े सर्किल की जो कॉर्ड है वो छोटे सर्किल की क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पहले इसको फिगर बना के क्लियर कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए टू सर्कल्स हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक है, मींस दोनों के सेंटर्स क्या है, सेम है। तो एक ये सेंटर, ये सर्कल लिया, एक दूसरा सर्कल इसके अंदर है, और इन दोनों सर्कल्स का सेंटर क्या है, सेम सेंटर ये है। ये इन दोनों सर्कल्स का क्या है, सेंटर है O। देख पा रहे हैं, दोनों सर्कल्स का सेंटर क्या है, O है। क्लियर। अब इसके बाद कह रहे हैं कि इनमें से जो बड़ा वाला सर्कल है, मीन्स ये वाला सर्कल, इसकी रेडियस कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। रेडियस कैसे भी बना लेंगे, ये रेडियस ऐसे बना लिया सपोज। तो ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक ये कितना गिवन है बच्चों, 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल। यहां पर दो चीजें ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जो छोटा वाला सर्किल है उसकी जो टेंजेंट है वही चीज बड़े वाले सर्किल का क्या है, कॉर्ड है। क्या सिचुएशन जा रही है जरा समझिए। सिचुएशन कुछ इस तरीके से जा रही है, देखिए इस तरीके से जा रही है। छोटे वाले सर्किल पर देखिए, इस लाइन को जरा ध्यान से देखिए, छोटे वाले सर्किल को ये स्पर्श करते हुए जा रही है, तो ये छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट का काम कर रही है कि नहीं। और बड़े वाले सर्किल के रेफरेंस में देखेंगे तो ये बड़े वाले सर्किल की क्या जा रही है, कॉर्ड बन रही है। कॉर्ड इसी तरीके से होती है जैसे ये सर्किल, तो कॉर्ड इस तरीके से होती है। तो ये बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड बन गई और छोटे वाले सर्किल की क्या बन गई, टेंजेंट। और यही दोनों चीजें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, सेटिस्फाई करानी है। तो अब सिचुएशन क्लियर हो गई। अब ये 15 है तो बच्चों ये भी क्या होगी, 15, क्योंकि ऑल द रेडियाई ऑफ सर्किल आर सेम। तो ये 15 है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 15। छोटे वाले सर्किल की जो रेडियस है वो क्या है, 9 है। छोटा वाला जो सर्किल है इसकी रेडियस क्या है, 9 है। इसकी रेडियस ये क्या है, 9 है। इस तरीके से अगर देख लें तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, 9 है। तो कह रहे हैं लार्जर सर्किल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्किल। हमें बताना था इस जीवा की लंबाई, मीन्स ये बताना। तो इसका एक काम करते हैं, नाम लिख लेते हैं। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। क्लियर है। चले अब बात करते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस साइड का स्क्वायर माइनस इस साइड का स्क्वायर कर देंगे तो इस साइड का स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स BC स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका 15 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इक्वल 15 स्क्वायर मीन्स 225 माइनस 9 का स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा, 81। माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 - 1 दैट इज 4, 22 - 8 दैट इज 14। सो BC स्क्वायर इक्वल 144। दिस गिव्स BC इक्वल 12। हमें BC पता चल गया क्या है, 12 है। BC हमारा कितना है, 12 है। BC 12 है। BC 12 और हमें बताना है AB बताना है। कैसे करेंगे, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम पहले बता दे रहे हैं, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि किसी भी सर्किल की कॉर्ड पर अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है ये इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और वही सिचुएशन है यहाँ पर। देखिए ये कॉर्ड है
और ये सेंटर है, सेंटर से ये एंगल 90 है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। परपेंडिकुलर जो है ये इस कॉर्ड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं, दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा, मींस जितना BC है उतना ही क्या होगा AC, और BC हम निकाल चुके हैं। BC कितना आ रहा है 12, तो अगर ये हाफ पार्ट हमारा 12 आ रहा है तो फुल पार्ट ये AB इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका जस्ट डबल, मीन्स 2 × 12 दैट इज 24 सेंटीमीटर। इट मीन्स लेंथ ऑफ कॉर्ड विल बी 24 सेंटीमीटर, और 24 देखिए कहां पर ऑप्शन नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए बस कुछ भी नहीं था, अगर ये चीज आपने बहुत अच्छे से समझ ली तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई इश्यू नहीं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ज्योमेट्री का। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, SI/CI से रिलेटेड क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3.5 years at 10% per annum is ₹2940. What will be the compound interest on the same sum for 2.5 years at the same rate when interest is compounded yearly? बहुत बढ़िया, वेल डन। किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3.5 ईयर्स में जो भी साधारण ब्याज बन रहा है वो कितना है, 2,940 रुपए। तो कह रहा है उसी मूलधन पर ध्यान दीजिए, उसी मूलधन पर, मीन्स हमें मूलधन पता नहीं है, हमें प्रिंसिपल पता नहीं है। हमें सबसे पहला काम क्या करना है, प्रिंसिपल ही पता करना है, क्योंकि बिना प्रिंसिपल के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं बच्चों, SI इक्वल क्या होता है, फार्मूला सबको पता होगा। SI इक्वल होता है PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। यहाँ पर P का मतलब क्या है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब क्या है, सिंपली टाइम पीरियड। तो चलिए वैल्यू रखिए, सारी वैल्यू आपके सामने दी है। टाइम पीरियड कितना दिया है, SI कितना है 2940, तो SI की जगह 2940 लिख दिया। प्रिंसिपल हमें नहीं पता है तो लेट कर लिया P है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है बच्चों 10, T मीन्स टाइम पीरियड है 3.5 ईयर्स, मीन्स 3 2 जा 617/2 अपॉन 100। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1010 कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका। यहाँ से P की वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इक्वल हो जाएगा 2940 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7। भाई ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा और ये अपन में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से डिवाइड करिए, 7 4 जा 28, 1 आएगा, 14 7 2 जा। क्लियर है? तो 42 2 जा 84 एंड 20। तो प्रिंसिपल बच्चों हमारा आ चुका है। प्रिंसिपल कितना है 8400 रुपीज़ ये प्रिंसिपल आ चुका है। और जब प्रिंसिपल आ चुका है तो इसके बाद हमें क्या बताना है, कह रहा है कि उसी मूलधन पर मीन्स 8400 पर 2.5 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, वो कितना होगा, जबकि ब्याज की जो दर है वो सेम है। ब्याज की दर क्या है बच्चों 10% पर एनम, 10% प्रतिवर्ष। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना है 8400, तो इस पर फर्स्ट ईयर पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 8400 का 10% मीन्स 840, कितना बनेगा 840। सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो सेकेंड ईयर पर बच्चों 840 तो मिलना ही मिलना है, साथ में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है, तो 840 का भी 10% मीन्स 84 हो गया। थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर पर क्या होगा 840 ये तो मिलना ही है, प्लस इस नंबर का जस्ट डबल कर देते हैं। क्यों डबल कर देते हैं, क्योंकि इस पर भी उतना मिलेगा, इस पर भी उतना मिलेगा, मीन्स 84 यहाँ पर भी मिलेगा, 84 यहाँ पर भी, तो इसके सीधे डबल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 एंड 2 8 जा 16, प्लस इसका भी 10%, 84 का 10% क्या हो जाएगा 8.4 रुपीज़। क्लियर? बट हमसे बात कर रहे हैं 2.5 ईयर के, यहाँ 3 ईयर्स की बात नहीं कर रहा। अगर 3 ईयर्स की बात करता तो बच्चों ये तीनों स्लैब क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 2.5 ईयर में क्या करेंगे, 2 ईयर्स का तो हमें पूरा मिलेगा, बट इस जो थर्ड ईयर है वो कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर हमें हाफ ईयर का मिलना है, तो इसका हाफ कर देंगे। तो 840 का हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, 840 का हाफ करेंगे तो 420, प्लस इसका हाफ करेंगे तो 84 और इसका हाफ करेंगे तो 4.2। बस यहाँ तक जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उस सबको क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, इतना पहले ऐड कर लें, 0 0 0 0 हो गया, 4 4
8 and 2 10, 10 means 0, 8 1 9, 9 8 17, 17 4 21, क्लियर है। 2100 ये आ गया। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 168 ये हो जाएगा, और ये 4.2 अगर सबको ऐड कर दें इस तरीके से कितना हो जाएगा 0.2842, और यहाँ पर हो जाएगा 617 और ये 22, तो 2272 रुपये 20 पैसे। और 2272 रुपये अगर हम देखें तो कहाँ पर आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से ये क्वेश्चन था। तो देखिए फिर से हम एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। हमको प्रिंसिपल नहीं पता था, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमने क्या किया है, जो हमारे पास फार्मूला होता है SI = PRT, उसका यूज किया PRT/100। यहाँ पर SI की जो वैल्यू दी थी 2940, प्रिंसिपल अननोन था, नहीं पता था, तो लेट कर लिया प्रिंसिपल P है, R की वैल्यू 10 रखी, टाइम पीरियड 7/2 है, सॉल्व किया तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई 8400। इस तरीके से जब प्रिंसिपल आ गया तो हमें इसी प्रिंसिपल पर, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, सेम प्रिंसिपल है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर एनम, और प्रिंसिपल भी पता चल चुका है 8400, तो कह रहा था 2.5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो फर्स्ट ईयर पर जो इंटरेस्ट बनेगा 8400 का 10% कितना हुआ 840, सेकेंड ईयर पर इतना तो मिलना ही है, क्योंकि प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो तो मिलता ही, साथ में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल जाता है। तो 840 का भी 10% किया तो 84 आ गया, फिर थर्ड ईयर में देखा तो इतना आ गया। बट हमें 3 सालों का बताना ही नहीं था, हमें बताना था 2.5 ईयर का, मीन्स 2 ईयर्स का तो हम पूरा लेंगे, बट थर्ड ईयर वाला हम हाफ कर देंगे, तो 2.5 ईयर मेंटेन हो जाएगा। तो वही हमने किया, थर्ड ईयर का हाफ कर दिया और इस तरीके से इन सबको ऐड कर लिया, तो आंसर आ गया 2272 रुपीज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।